अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का न्यू चैप्टर दैट इज़ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। ठीक है, और ये स्पेशली एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग जो होते हैं ये कैंसर के ड्रग्स होते हैं। मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जितने भी ड्रग्स यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो है ड्रग्स के नाम इंतहाई मुश्किल है। मतलब आप बोल भी नहीं पाएंगे, प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, इतने जो है वो मुश्किल है। लेकिन वो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको जस्ट पॉइंट्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपने कौन सी चीज़ पेपर के लिए याद रखनी है और पेपर के हवाले से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ चुन के कैंसर के बारे में, कैंसर के सारे ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले कैंसर के बारे में पढ़ते हैं कि कैंसर है क्या और हमें कैसे पता चलता है कि किसी बॉडी में कैंसर है, उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कैंसर का तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू पढ़ते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कैंसर, दे स्टार्ट ऑल बिकॉज ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होते हैं। ठीक है, कभी हमारे लिम्फ नोड का कैंसर होता है, कभी मसल का कैंसर होता है, कभी लीवर का कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कैंसर का जो मेन वजह है वो ये है कि आमतौर पर हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। लेकिन कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी आ जाती है, कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है कि वो जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। मतलब अगर 1 से 2 सेल बनने थे तो 1 से 8 सेल बनेंगे या 1 से 10 सेल बनेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो सेल्स क्या होते हैं कि डिवाइड हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो है वहाँ पे उस सेल्स के ज़्यादा डिवाइड होने की वजह से एक मास बनना शुरू हो जाता है किसी भी साइड पे, बॉडी के किसी भी जगह पे, और उसी चीज़ को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, कंटिन्यूसली ये ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं जितने भी सेल्स हैं, और नॉर्मल सेल से ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। इट्स डेवलप बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ डीएनए एंड इट्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म। किस वजह से होता है कि या तो डीएनए में कोई डैमेज आ जाता है। ठीक है, मतलब आमतौर पर हमारे सेल में जितने भी डीएनए हैं, ठीक है, उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है, या कोई और सेल ऑर्गेनेली में कोई चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है वो रैपिडली डिवीजन स्टार्ट कर देता है। आमतौर पर अगर कोई ऐसा छोटा मोटा कोई मसला हो तो रिपेयर कर देता है, बॉडी खुद ही उस चीज़ को हल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब डीएनए डैमेज होता है, ठीक है, और स्पेशली कैंसरस सेल में, तो वो फिर रिपेयर करने के काबिल नहीं होता और वो जाके जो है इनहेरिट होता है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 ऐसे डिवाइड होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी की फैमिली में जो है कैंसर आ रहा है, तो माँ बाप में है तो फिर बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है, फिर उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है। इसके कुछ कॉजेज़ है कि किन किन वजूहात की वजह से कैंसर हो सकता है। उसमें एनवायरमेंटल कॉजेज़ ये है कि या तो आप अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आते हैं, ठीक है, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, की वजह से आपको कैंसर होता है। या आप मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे कि आमतौर पर लोग नशे के लिए मुख्तलिफ़ ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर आप एस्बेस्टोसिस है। एस्बेस्टोसिस क्या है? क्रोनिक लॉन्ग टर्म कंडीशन है कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। मतलब आप एस्बेस्टोस के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। एस्बेस्टोस जो है एक माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स है। मतलब जब वो आपके बॉडी में चले जाते हैं ना, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ कॉज करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल की वजह से भी होते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी मुख्तलिफ़ के कैंसर्स होते हैं, यह तो आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ वायरस होते हैं जिससे कि HTLV वायरस है। HTLV का मतलब है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। ठीक है, ये क्या करते हैं कि आपके टी सेल्स, आपने इम्यूनिटी में पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, एक अच्छी खासी वीडियो मैंने बनाई थी, काफ़ी लंबी। ठीक है, तो उसको जाके डिस्टर्ब कर देते हैं और आपको ल्यूकीमिया हो जाता है, जो कि ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें जो कि सेल डेथ को सप्रेस करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो कि कैंसर जीन सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो सप्रेस करने वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाते हैं आपके बॉडी से, या वो काम नहीं करते, तो कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये फार्माकोलॉजी के हवाले से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं कैंसर का, तो कैंसर का भी तो पता होना चाहिए ना कि किस तरह डेवलप होता है।
अच्छा, कैंसर की भी मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड लिम्फोमा, ठीक है। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? कार्सिनोमा के बारे में पढ़ते हैं तो ये द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, मतलब जितने भी कैंसर होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा होता है। राइज फ्रॉम द सेल्स दैट कवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी सरफेसेस। ये उन सेल में होता है जो हमारे आर्गन्स ज़्यादातर जो बाहर होते हैं और जो अंदर होते हैं, उन आर्गन्स को जो है जो सेल्स कवर करते हैं ना उनमें ये ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लंग्स में, ब्रेस्ट में, या फिर हमारे कोलोन जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, या प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, जो कि मेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन जगहों का जो कैंसर होता है ना ये होता है कार्सिनोमा, ठीक है, इनको हम कार्सिनोमा कहेंगे। दूसरा जो है सार्कोमा। सार्कोमा जो है ये अराइज फ्रॉम द सेल्स फाउंड इन द सपोर्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। जितने भी सपोर्टिंग टिश्यूज़ है हमारे बॉडी में जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जैसे बोन या कार्टिलेज या फैट या कनेक्टिव टिश्यू या इस तरीके के मसल्स, ठीक, हमारी बॉडी अधूरी है, ठीक है। तो उन टिश्यूज़ का, कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है, अगर उनका कैंसर हो जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं। अब इस तरह के MCQs भी आ सकते हैं कि कार्सिनोमा में क्या फ़र्क है, या कार्सिनोमा हम किसको कहते हैं, सार्कोमा किसको कहते हैं। The next one is lymphoma. Lymphoma arise in the lymph nodes and tissues of the body's immune system. Lymph nodes मैंने पढ़ा है आपको, अगर आपको लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है या बॉडी के इम्यून सिस्टम के किसी भी कंपोनेंट का आपको कैंसर होता है, ठीक है, तो उसको हम लिम्फोमा कहते हैं। तो 3 किस्म के कैंसर हमारे पास आ गए, लिम्फोमा, सार्कोमा एंड कार्सिनोमा। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और है हमारे पास ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? कैंसर ऑफ द इमेच्योर ब्लड सेल्स दैट ग्रो इन द बोन मेरो एंड टेंड टू एक्यूमुलेट इन लार्ज नंबर इन द ब्लड स्ट्रीम। ल्यूकीमिया जो है स्पेशली हमारे ब्लड सेल्स का कैंसर है, जिसमें आमतौर मैंने आपको बताया था कि बोन मेरो से जो है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा मेच्योर होके प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि आपके ब्लड सेल इमेच्योर प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो है टाइम पूरा नहीं होता और वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो कि जमा होता है। जब वो वहाँ पे जमा होने लग जाते हैं तो आपके जो ब्लड स्ट्रीम है, जो ब्लड है, वहाँ पे इमेच्योर सेल ज़्यादा होते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया, क्योंकि आपके ब्लड सेल में इमेच्योर सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इस सिचुएशन को हम ब्लड कैंसर कहते हैं या फिर ल्यूकीमिया कहते हैं। प्राइमरी वेयर कैंसर स्टार्ट्स इज कॉल्ड प्राइमरी साइट। प्राइमरी साइट क्या है? जहाँ से कैंसर स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो ब्रेस्ट से स्टार्ट होता है, और अगर पूरी बॉडी में फिर फैलता है, मतलब अगर ब्रेस्ट से स्टार्ट हुआ और पहुँच गया लंग्स तक, तो हम उसको लंग कैंसर नहीं कहेंगे बल्कि ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी साइट जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका है ब्रेस्ट, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस एज द प्राइमरी साइट इट कैन स्प्रेड, मतलब जहाँ से कैंसर स्टार्ट हुआ है, जब वो वहाँ से फैलना शुरू हो जाता है, मेटास्टेसाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो हम उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। मतलब ये कि एक जगह से कैंसर स्टार्ट हुआ और फिर दूसरे आर्गन्स को वो अपने लपेट में ले रहा है, फैल रहा है, ठीक है, तो उसको हम मेटास्टेसाइज कहते हैं, ठीक है। द कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड मेटास्टेसाइज और मेटास्टेसिस। मतलब मेटास्टेसाइज कहते हैं या मेटास्टेसिस कहते हैं जो कि स्प्रेड होता है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि मतलब उसी साइड को कहते हैं जहाँ से हमारा कैंसर स्टार्ट होता है। इसी तरीके के जो डिफरेंट कैंसर होते हैं उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। मतलब ब्रेस्ट कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होगा, लंग कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होगा, मसल कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होगा, बोन कैंसर का अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हर कैंसर को आप एक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, हर कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर आर वेरी डिफरेंट डिजीजेस, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। दे ग्रो एट डिफरेंट रेट्स एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट। वो कुछ इसमें कैंसर ऐसे होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं, कुछ बहुत स्लोली जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फिर उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से हम ट्रीटमेंट देते हैं। दैट इज़ वाई पीपल विद कैंसर नीड ट्रीटमेंट दैट इज़ एम्ड एट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैंसर। इसलिए हम मुख्तलिफ़ जगह के मुताबिक, मतलब अगर लंग का कैंसर है तो हम उसको लंग के कैंसर के मुताबिक ट्रीटमेंट देंगे, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। मेलिग्नेंट कैंसरस, बिनाइन कैंसर इज नॉट कैंसर। मेलिग्नेंट और बिनाइन कैंसर के बारे में शायद आपको पता होगा।
मेलिग्नेंट का मतलब होगा कि किसी जगह पे कैंसर है, जहाँ पे भी मेलिग्नेंट आया तो मतलब वो कैंसर है उस जगह पे। और दूसरी बात ये कि वो फैल रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, मतलब जज्बाती है, ठीक है, फैल रहा है। और अगर किसी जगह पे बिनाइन आया तो बिनाइन मतलब कैंसर स्टार्ट होने वाला है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आप उसको नॉन कैंसरस सेल्स कह सकते हो, ठीक है, या नॉन कैंसरस ट्यूमर्स कह सकते हो। और वो बहुत स्लोली, बहुत मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैल रहा है। तो मेलिग्नेंट और बिनाइन में फ़र्क ये है कि बिनाइन जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, अगर आप उसको टाइम पे ट्रीट कर लेते हैं, उसका इलाज कर लेते हैं तो वो कंट्रोल हो जाएगा, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर वो बिनाइन आपने ट्रीट नहीं किया और वो फैलना शुरू हो गया तो फिर वो मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मेलिग्नेंट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो वो तेज़ी के साथ फैलता है। तो मेलिग्नेंट और बिनाइन में आपको आई होप के फ़र्क वाज़ेह किया गया होगा। बायोप्सी का वर्ड आपको पता होगा। बायोप्सी का मतलब है कि कोई भी सेल लेना, या वो सर्जिकली लेते हो, ठीक है, आपने सर्जरी के बाद कोई भी सेल ले ली, या फिर आप जो है ऐसे ही लेते हो बायोप्सी के लिए। बायोप्सी क्या करते हैं कि हम उस सेल को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाते हैं, उसका जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला है, इन सेल्स में कैंसरस सेल है या कैंसरस नहीं है, और कैंसर जो है मेलिग्नेंट है या बिनाइन है। फिर हम क्या करते हैं कि कैंसर को मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 तक चला जाता है कैंसर, ठीक है। तो ये स्टेजेस हम जो देते हैं, हम जो नाम देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये कैसे देते हैं, मतलब एक तो हमें लेबॉर्ट्री टेस्ट से पता चलता है जिसको हम पैथोलॉजी टेस्ट कहते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि हाँ कैंसर है, मेलिग्नेंट है या बिनाइन है, उससे भी पता चलता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं और उसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैंसर का स्टेज कौन सा है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आता है TNM स्टेजिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर कैंसर में हम ये करते हैं, जिससे हमें पता चलता है। इसमें हम 3 फैक्टर्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है टी मतलब ट्यूमर, ठीक है, दूसरा है लिम्फ नोड्स N से, और M से आता है मेटास्टेसाइज, मतलब वो फैलता है या नहीं। तो आगे हम पढ़ेंगे। टी जो है हमें डिस्क्राइब करता है द साइज़ ऑफ द ओरिजिनल ट्यूमर, जहाँ से ट्यूमर स्टार्ट हुआ है, जो प्राइमरी ट्यूमर है, ठीक है, उसका साइज़ बताता है कि ये आसपास इसके जो टिश्यूज़ है वहाँ तक फैल चुका है या सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद है, ट्यूमर है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ट्यूमर का कि वो फैल तो नहीं रहा, ठीक है। फिर देखते हैं लिम्फ नोड्स N से, तो वो हमें लिम्फ नोड्स दिखाता है, और ये देखते हैं हम कि जो ट्यूमर है वो लिम्फ नोड्स तक पहुंच चुका है या उससे लिम्फ नोड्स इफेक्ट हो चुके हैं या नहीं, ठीक है। फिर जो नंबर 3 है हमारे पास, उसको हम मेटास्टेसाइज कहते हैं, और मेटास्टेसाइज ये देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, कि एक पार्ट से जहाँ से कैंसर स्टार्ट हुआ है तो उससे कहीं दूसरे पार्ट तक तो नहीं पहुँचा। जैसे कि मैंने आपको ब्रेस्ट का बता दिया, अगर कैंसर ब्रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो मेटास्टेसाइज में हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो लंग्स तक तो नहीं पहुंचा, क्या उसने लंग्स को इफेक्ट तो नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम TNM स्टेजिंग में देखते हैं। द T कैटेगरी डिस्क्राइब द ओरिजिनल, वही के ट्यूमर और इसका साइज़ हमें बताता है। द नंबर T1 to T4 डिस्क्राइब द ट्यूमर साइज एंड लेवल ऑफ इन्वेजन। इसको हम जो T है इसको हम T1 से T4 तक जो है मुख्तलिफ नंबर देते हैं। मतलब T1 है तो छोटा है, T2 है तो इससे बड़ा है, T3 T4 फिर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जो लार्जेस्ट नंबर है तो उसका मतलब होगा, अगर कोई ट्यूमर है जिसका नंबर T4 पे आ रहा है तो मतलब इतना वो ट्यूमर जो है वो लार्ज है, इतना बड़ा हुआ है, ठीक है। और आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है उसको भी इन्वेड कर चुका है, मतलब वहाँ पे भी ये पहुँच चुका है। T0 क्या होगा कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। T0 अगर आता है तो मतलब जहाँ से आप ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी ट्यूमर नहीं मिला तो हम T0 काउंट करते हैं कि यहाँ पे कोई भी ट्यूमर नहीं है। अगर TX आता है तो उसका मतलब ये होता है दैट ट्यूमर कैन नॉट बी मेजर्ड और एवेलुएटेड, कि ट्यूमर को हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, मौजूद है लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर सिर्फ T आया तो T एज मीन दैट कैंसर एज इन C2। कैंसर मीन इन C2 मतलब ये कि कैंसर अभी
स्टार्ट होने वाला है लेकिन ग्रो नहीं किया, अभी जो है वो अपने ग्रोइंग स्टेज में है, आगे जाके ग्रो करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि वही है कि लिम्फ नोड्स तक पहुंच चुका है या नहीं। ठीक है, N0 आपको क्या बताता है कि इसमें कोई भी लिम्फ नोड अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। N0 अगर आता है, N0 स्टेजिंग का मतलब ये है कि अभी वो कैंसर लिम्फ नोड तक नहीं पहुंचा। N1 और N3 का मतलब वही साइज बताता है, लोकेशन बताता है, और ये बताते हैं कि कितने लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व है। नंबर वाइज हम देखते हैं, जितना नंबर हाई होगा तो उतने हाई लिम्फ नोड जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे। Nx का मतलब क्या है कि उसको हम मेजर या एवॉल्वेट नहीं कर सकते कि कितने लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व है। M जो है, M का मैंने आपको बता दिया कि मेटास्टेसिस के बारे में बताता है कि जो कैंसर है वो स्प्रेड हुआ है या नहीं। ठीक है, तो M0 का मतलब है कि नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस वर फाउंड, कि अभी कैंसर फैला नहीं है। ठीक है, M1 हमें ये बताता है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो फैल चुका है। ठीक है, और MX मतलब कि उसको हम मेजर या एवेलुएट नहीं कर सकते कि कितने हद तक फैल चुका है। वाई ईच स्टेजिंग सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्टेजिंग सिस्टम है ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? तो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इससे हमें इलाज का पता चलता है कि कितने हद तक फैल चुका है। ठीक है, अगर ज़्यादा फैल चुका है तो फिर हम उसको हेवी ट्रीटमेंट देते हैं, ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कम है, बेनाइन है अभी, तो हम उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। और स्टेजिंग से ही हमें पता चलता है कि कितने हद तक फैल चुका है। ठीक है, स्टेजिंग इम्प्लाइज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब कि उसका फैलाव कितना हुआ है। हम इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 के भी नाम देते हैं। ठीक है, तो वो फिर हम मुख्तलिफ किस्म के उसके साथ लेटर्स भी लिखते हैं, जैसे कि 3A 3B, तो ये हम उस चीज़ को देख के नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर आपको बताया जाए, एग्जाम्पल T1 मतलब ट्यूमर है ब्रेस्ट कैंसर में, ट्यूमर है थोड़ा सा है, T1 पे है। N0 है, N0 मतलब कोई लिम्फ नोड अभी मुतासिर नहीं हुए, और MB0 है मतलब क्या है कि मेटास्टेसाइज नहीं हुआ, मतलब अभी फैला नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो इसको हम क्या नाम देंगे कि वुड मीन दैट प्राइमरी ब्रेस्ट ट्यूमर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, मतलब T1 है तो जो ट्यूमर है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, और कोई भी लिम्फ नोड उसमें नहीं है, और कोई भी मेटास्टेसाइज उसमें नहीं है। ठीक है, तो हम इस स्टेज को क्या नाम देते हैं? स्टेज 1 कैंसर देते हैं। स्टेज 1 कैंसर एक छोटा सा ट्यूमर है, बाकी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्टेज 1 कैंसर का नाम देते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा कि जो ट्यूमर है वो T2 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लिम्फ नोड भी उसमें आ जाएंगे, N1 होगा और मेटास्टेसाइज नहीं होगा, M0 होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो ट्यूमर का साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, और लिम्फ नोड भी उसमें आ चुके होंगे, जो कि तकरीबन एक लिम्फ नोड उसमें आ गया होगा, और मेटास्टेसाइज नहीं होगा, तो फिर हम इसको स्टेज 2B कैंसर का नाम देते हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेजिंग सिस्टम में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले प्राइमरी साइड पे जो भी आप मतलब आप जब आपके बॉडी में कैंसर पाया जाता है, और कैंसर फ़र्ज़ करो स्टेज 2 का है, तो हम उसको स्टेज 2 का ही नाम देते हैं। आगे अगर वो जितना भी फैले, ठीक है, तो फिर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना या जो नाम हमने पहले दिया है, ठीक है, वही नाम लेके हम आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, वो है कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी मतलब ये कि कैंसर के लिए हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, और उनके क्लासेस कौन कौन से हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस दी गई है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है अभी पेपर के लिए कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स या कौन कौन से क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो इसमें ये वाले ड्रग्स आते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट्स है, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स है, प्लांट अल्कलॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, हार्मोन्स है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स है। ये टोटल 6 क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ ड्रग्स आएंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ उसके 1-2 के नाम पता होने चाहिए जो कि ज़्यादा आते हैं, जो कि बार बार आते हैं। ठीक है, कुछ आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किस तरह सेल डिवाइड होता है, और फिर उसके ड्रग्स बताए गए हैं
जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कैंसर किस तरीके से डेवलप होता है, तो वो जब सेल की डिवीज़न एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब आमतौर पर सेल डिवाइड होता है, लेकिन जब वो एबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाता है तो वो उसमें फिर कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब हमें पता चल जाता है कि अब कैंसर तो है बॉडी में, तो फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं किस तरीके से, कि सेल की डिवीज़न को रोकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको ये जो शक्ल नज़र आ रही है, जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है सेल डिवीज़न का पूरा प्रोसेस इसमें आपको बताया गया है। जो माइटोसिस से स्टार्ट होता है G1, और फिर इसी तरह एस फेज़, और फिर G2 पे आके ख़त्म हो जाता है। तो इन जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इससे गुज़र के ही सेल डिवाइड होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक एक स्टेज पे जाके वो स्टेज को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि आगे सेल डिवाइड ना हो मज़ीद। ठीक है, जैसे अगर माइटोसिस है, ठीक है, तो माइटोसिस से सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है। अब जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होने लग जाती है, तो अगर वो कैंसरस सेल है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको बताया हुआ है, ड्रग दैट ब्लॉक माइटोसिस आर, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो माइटोसिस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में देते हैं बंदे को, कैंसरस पेशेंट जो होता है, ठीक है, तो उनका सेल डिवीज़न क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। इसमें जो है CCS कहते हैं हम इसको। CCS मतलब सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी माइटोटिक। एंटी माइटोटिक मतलब कि माइटोटिक के माइटोसिस के अगेंस्ट काम करेगा ये। जो माइटोसिस होगा सेल में, जो आमतौर पर सेल डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड नहीं होने देगा और सेल की तादाद ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो माइटोसिस में भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं। फिर G1 फेज़ पे आते हैं, तो G1 में ये फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें सेल ग्रो करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेलुलर कंटेंट होता है, मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो डुप्लिकेट होने लग जाती हैं। ठीक है, दो दो होने लग जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर सेल में प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो कि हम G1 फेज़ में देते हैं और वो G1 फेज़ को स्टॉप कर देते हैं एस फेज़ पे। तो एस फेज़ में क्या होता है कि ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज़ डुप्लीकेटेड बाय द सेल। आपको पता होगा कि इंसान के सेल के अंदर, इंसान की जो बॉडी है उसमें जितने भी सेल्स हैं, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस फेज़ में वही क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, इस फेज़ इज़ द DNA सिंथेसिस फेज़, जहाँ पे DNA जो है वो बनने लग जाता है इस फेज़ में, और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने लग जाते हैं। तो हम इसमें भी कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि इस फेज़ को ब्लॉक करते हैं। तो जब इस फेज़ को ब्लॉक किया जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे DNA प्रोड्यूस होता है। तो जब हम इस फेज़ को ब्लॉक करेंगे तो DNA नहीं प्रोड्यूस होगा, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेल डिवीज़न या सेल जो माइटोसिस होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर G2 फेज में क्या आता है, G2 द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स। G2 में आम तौर पर ये होता है जब एक सेल जो है वो कैंसरस नहीं है और वो वैसे ही सही नॉर्मल डिवाइड होता है, तो G2 में ये होता है कि सेल डबल चेक करता है चीज़ों को। एक सेल आम तौर पर डिवाइड हो गया, उसके क्रोमोसोम्स भी जो है वो डुप्लीकेट हो गए, DNA भी डुप्लीकेट हो गया, सिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो फिर G2 फेज़ पे जब आता है सेल, तो उस ये सारी चीज़ें देखता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई एरर है, कोई मिस्टेक हुआ है, तो सेल उसको G2 फेज़ में रिकवर करने की, रिपेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आम तौर पर फिर हम G2 फेज़ में जब एक कैंसरस पेशेंट होता है, उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स देते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर को और DNA सिंथेसिस को रोकते हैं। ठीक है, और उसको हम G2 फेज़ CCS कहते हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस में देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये तो ऐसे एक ओवरव्यू था, और आपको वैसे भी मतलब इतना याद रखना होगा कि माइटोसिस में क्या होता है, G1 फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में क्या होता है, और G2 फेज़ में क्या होता है। और इसके लिए आपको तकरीबन एक एक या दो दो ड्रग्स भी याद रखने होंगे कि माइटोटिक फेज़ में हम कौन से ड्रग्स देते हैं, G1 फेज़ में हम कौन से ड्रग्स देते हैं, एस फेज़ में कौन से देते हैं, और G2 फेज़ में कौन से देते हैं। CCNS
सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, इसका मतलब ये होगा कि दे आर साइटोटॉक्सिक ड्यूरिंग द एंटायर सेल साइकिल। साइटोटॉक्सिक का मतलब होगा कि टॉक्सिक टू द लिविंग सेल्स। आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी चीज़ है, ठीक है, मतलब जो भी ड्रग्स है वो अगर आप देते हो किसी भी पेशेंट को तो वो उसके सेल्स के लिए टॉक्सिक होंगे। टॉक्सिक मतलब कि उसके सेल्स को ख़राब करेंगे, ठीक है, उसके सेल्स को सही नहीं होने देंगे, और या जो कैंसर सेल है या जो आम सेल है जो कि स्प्रेड होता है, जो कि डिवाइड होता है बार बार, उस सेल को ख़राब करेंगे और उसको डिवाइड नहीं होने देंगे। मतलब वो सेल के लिए एक टॉक्सिक चीज़ है, उस सेल की माइटोसिस को बंद करने वाली चीज़ है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। जैसे कि अल्काइलेटिंग एजेंट है तो इसको हम CCNS कहते हैं। CCNS क्यों कहते हैं? जब भी हम ये किसी पेशेंट को देते हैं तो ये जाके उसके माइटोसिस को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ आपको चीज़ें बताई गई है कि द फर्स्ट अल्काइलेटिंग एजेंट वर डिराइव फ्रॉम नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है एक किस्म की जहरीली गैस आप कह सकते हो कि बनाई गई थी इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। एक केमिकल एजेंट था या एक गैस आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि क्या करती है कि आम तौर पर ब्लेस्टरिंग ऑफ स्किन करता है। मतलब ये एक ऐसी गैस थी जहां वर्ल्ड वॉर 1 में बनाई गई थी ताकि दुश्मन के फौजियों को या दुश्मन के जो आर्मी है उसको ख़राब कर सके, उनकी जो सिचुएशन है उनको ख़राब करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो इस गैस में ऐसी खसूसियत है कि ये मतलब अगर आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो ये आपके स्किन को ब्लेस्टर करने लग जाता है। मतलब वो क्या कहते हैं कि ख़राब करने लग जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के छाले वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक खसूसियत है। लेकिन जब ये मतलब उन आर्मी वालों पे आया और उनकी स्किन ख़राब होने लग गई तो उसमें कुछ कैंसर के पेशेंट्स भी थे, ठीक है। मतलब आम तौर पर कैंसर के पेशेंट्स जैसे होते हैं तो उनमें कुछ कैंसर के पेशेंट्स थे और उनके साथ जब ये गैस कांटेक्ट में आया तो वो उनका कैंसर ठीक होने लग गया। वो क्या हो गया कि वो रिपेयर होने लग गए, कैंसर कम होने लग गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ये एक एज ए मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आप ये कह सकते हो कि अल्काइलेटिंग एजेंट जो है ये नाइट्रोजन मस्टर्ड से ड्राइव किया गया और इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बना रहे हैं, बल्कि एक नुकसानदेह चीज़ थी, दुश्मन को तबाह करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब वो दुश्मन पे आया और उसमें जो भी कैंसर के पेशेंट थे उनको ठीक करके मतलब गैस की वजह से ठीक हो गए, तो उनको पता चला कि ये गैस हम ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं कैंसर के, ठीक है। कैसे काम करते हैं ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब ये आपके बॉडी में चले जाते हैं ना तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिकुलर स्पीशीज़ बनाते हैं और वो जाके आपके DNA के साथ अटैच होते हैं। जहाँ पे ग्वानिन अटैच होता है ना, उसी ग्वानिन के साथ ये जाके अटैच होता है। DNA का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। तो ये जब DNA के स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं तो फिर आगे जाके ये क्या काम करते हैं कि ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ सेल साइकिल रिजल्टिंग इन डिसरप्शन ऑफ DNA फंक्शन, ये DNA के फंक्शन को, DNA का जो काम है उसको बंद करने लग जाता है, उसको ख़राब करने लग जाता है। सेल साइकिल जो है उसको रोक देता है, ठीक है, मतलब डिवीज़न को रोक देता है और सेल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, अरेस्ट, सेल साइकिल अरेस्ट, ठीक है, एंड एपोप्टोसिस होने लग जाता है, सेल डेथ जिसको हम कहते हैं। मतलब ये जाके आपके DNA के साथ अटैच हो जाता है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है, ठीक है, जो स्पेशली ग्वानिन के पोजीशन पे, N7 के पोजीशन पे जाके ये अटैच होता है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है खैर वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि अल्काइलेटिंग एजेंट कहाँ पे जाके अटैच होता है DNA में। तो पोजीशन ऑफ N7 आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये आपके DNA के साथ अटैच होता है तो फिर ये आपके DNA के फंक्शन को क्या करता है, स्टॉप करता है, सेल साइकिल को स्टॉप करता है। तो जब सेल साइकिल नहीं होगा, DNA अपना काम नहीं करेगा, तो ज़ाहिरी बात है सेल ख़राबी की तरफ जाएगा, डेथ की तरफ जाएगा। तो जब ये काम नहीं करते तो सेल एपोप्टोसिस में चला जाता है, मतलब सेल
सेल डेथ हो जाती है और इसी तरीके से जो है वो डिवीज़न रुक जाती है। तो अगर वो कैंसरस सेल है तो ज़ाहिर बात है जो कैंसर सेल होंगे वो तो डिवाइड होते हैं, इसलिए कैंसर प्रोड्यूस होता है। तो जब डिवाइड नहीं होंगे तो कैंसर भी नहीं होगा, इसलिए हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Alkylating agents और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स दैट डैमेज डीएनए, मतलब ये क्या करते हैं कि CCNA से साइटोटॉक्सिक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जब सेल में चले जाते हैं, सेल के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो फिर ये सेल के लिए टॉक्सिक है, पूरे सेल को ख़राब कर देते हैं और साथ साथ आपका जो डीएनए है उसको भी डैमेज कर देते हैं। दे आर वेसिकल्स कॉजिंग ब्लेस्टरिंग ऑफ द स्किन। वेसिकल मतलब ये कि एक एजेंट होता है जो कि स्किन को ब्लेस्टर करने की, स्किन को ख़राब करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एजेंट है जो आपकी स्किन को ख़राब कर देता है। एजेंट्स कैन बी वेरी डैमेजिंग इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली एडमिनिस्ट्र्ड। अगर आप ये सही से नहीं लेते हो एज अ ड्रग, आप ये सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, और अगर मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ख़ुद ड्रग्स यूज़ करता है, वो किसी भी डॉक्टर या नर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता और ख़ुद इस चीज़ को इस्तेमाल करने लग जाए तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, उसकी स्किन ख़राब हो सकती है। और अगर वो मतलब ओरली ले लेता है या फिर किसी और रूट के ज़रिए ले लेता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये पूरे सेल साइकिल को ही रोकता है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज करवा सकता है ये। फिर आपको कुछ ड्रग्स बताए गए हैं जो कि एज अ अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, ठीक है, और इसके नाम बहुत ही मुश्किल है, मुझे तो मतलब बोलने में मुश्किल लग रहा है। प्राम्ब्यूसिल और साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है, ये ड्रग्स के नाम है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। मिक्लोथाइमीन और बिसल्फेन, डिकार्बेजीन, प्रोकार्बेजीन और कार्म्यूस्टिन एंड ल्यूम्यूस्टिन, ये कुछ इसके ड्रग्स पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस भी किए या नहीं, लेकिन ये ड्रग्स जो है ये कैंसरस ड्रग्स है, कैंसरस और वही अल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो आपको अगर ये ड्रग्स कहीं भी देखने को मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ड्रग्स हैं, किस क्लास के ड्रग्स हैं और कैसा काम करते हैं। फिर आपको प्लैटिनम एनालॉग के बारे में बताया गया है, तो ये भी कुछ ड्रग्स है जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे सिस्प्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन है, एक्सोप्लेटिन है। The next class of drug which we use in the treatment of cancer is antimetabolites. Antimetabolites क्या है? Interfere with DNA and RNA production. ये DNA और RNA के प्रोडक्शन में जाके अपना काम करते हैं। मेथोट्रिक्सेट एक ड्रग है, ठीक है, जो स्पेशली DNA और RNA के प्रोडक्शन को बंद करवा देता है। फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट दैट बाइंड्स टू डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज interfere with DNA and RNA synthesis by preventing nucleoside production. न्यूक्लियोसाइड जो है ये एक ऑर्गेनील है जो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनील होती है जो कि पाया जाता है, और उस ऑर्गेनील से ही DNA प्रोड्यूस होता है, मतलब उसके अंदर DNA होता है। तो ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है ये जाके क्या करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्रोडक्शन नहीं होने देती, मतलब न्यूक्लियोसाइड की प्रोडक्शन को बंद कर देती है। तो जब न्यूक्लियोसाइड की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो उससे DNA नहीं प्रोड्यूस होगा, तो जब DNA नहीं प्रोड्यूस होगा तो आगे सेल डिवाइड नहीं होगा। तो ये मेन क्या काम करते हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स। अब ये जो मैं आपको मेटाबोलाइट्स जो है ये आपके जाके न्यूक्लियोसाइड की प्रोडक्शन को बंद करवा देते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड का काम ये है कि ये DNA और RNA को प्रोड्यूस करवाता है, तो जब न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा तो DNA और RNA कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो एंटी मेटाबोलाइट्स के हवाले से आपने ये पॉइंट याद रखना है। ये आपके जाके इस फेज़ में आपको बताया गया है कि इस फेज़ में ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फेज़ में DNA सिंथेसिस होता है और क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। तो जब ये जाके DNA को बंद करेगा तो आगे जाके सेल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है, मीनिंग दे इंटरफेयर विद इस फेज़, मतलब ये जाके इस फेज़ के साथ इंटरफेयर करता है, उसके काम में दखल अंदाजी करता है और उस चीज़ को बंद कर देता है, ठीक है। आपको ड्रग्स बताए गए हैं जैसे कि प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, मेरकाप्टोप्यूरिन या थायोगोनिन, ठीक है, 6MP 6TG, ये बताए गए हैं और वही काम है कि DNA और RNA को ये बंद कर देते हैं।
फिर इसके और भी कुछ पायरामाइडिन एंटागोनिस्ट है। पायरामाइडिन एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं कि स्टॉप डीएनए आरएनए सिंथेसिस, वही बात है। और इसमें फ्लोरोयूरासिल भी आता है, एप्सिटाबीन भी आता है जिलोडा के नाम से। ये सारे जो है ड्रग्स के नाम है, तो पता होने चाहिए। इस प्लांट अल्कलाइड्स, प्लांट अल्कलाइड में जो है ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स जो होते हैं उनसे लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स। जैसे कि इसमें टेक्जेंस का बताया गया है। टेक्जेंस एक किस्म का ड्रग है जो कि यू ट्रीज से लिया गया। अब मुझे नहीं पता यू ट्रीज को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जिससे वो ड्रग लेते हैं यू ट्रीज से, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो ये सेल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो सेल की रस्सी है, जो सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाए रखती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बोन्स है, अगर बोन्स को निकाल दो तो बॉडी नहीं, मतलब जैसे हम खड़े होते हैं ना, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे या हम बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस तरीके के सेल के अंदर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जो सेल को सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में काम करते हैं। देन जो है ये जाके उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और उनको ख़त्म करता है। तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो सेल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम माइटोटिक इनहिबिटर्स कहते हैं कि माइटोसिस को ये रोकता है, जाके सेल डिवीज़न को रोकता है। पता है स्पेशली माइटोसिस का जो फेज़ है ना, जो येलो कलर में है, इस पे काम करता है। और ये हम देते हैं टेक्जेन अल्कलाइड्स एम फेज़ में, ठीक है, और मतलब माइटोसिस फेज़ में देते हैं। और ये जाके जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके स्ट्रक्चर्स को और उनको ख़राब कर देते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड द सेल विल नॉट बी एबल टू डिवाइड, ठीक है। फिर इसके भी आपको ड्रग्स बताए गए हैं टेक्जेंस में कि फैसिलिटैक्सेल और डोसीटैक्सेल, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि टेक्जेंस में आते हैं। इसके अलावा विन का अल्कलैड्स आते हैं, विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन। ये भी एक किस्म का जो है ड्रग है, प्लांट से ही लेते हैं ये ड्रग्स, विन का अल्कलैड, ठीक है। और टेक्जेन भी प्लांट से लेते हैं, वो यूट्रीज से लेते हैं। और जो विन का अल्कलैड है ये विन का रोजिया से लेते हैं। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इस तरीके के फूल होते हैं, फ्लावर लाइक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये ड्रग लेते हैं। और ये भी क्या करते हैं कि ट्यूबलिन के साथ जो है वो बाइंड हो जाते हैं और माइटोसिस को स्टॉप कर देते हैं। कैम्प्टोथिकेन एंड टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स, ये भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोमर्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं आपके बॉडी में। टोपोआइसोमरेज इज़ अ एंजाइम फॉर डीएनए रिप्रोडक्शन। इनहिबिटिंग टोपोआइसोमरेज इंटरफेयर विद डीएनए रेप्लिकेशन। टोपोआइसोमरेज जो है ये एक किस्म का एंजाइम है, ठीक है, जो क्या काम करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में अपना, हम क्या कहते हैं, टांग अड़ा देते हैं, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, जब डीएनए क्या होता है कि कॉपी बनाने लग जाते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो एक डीएनए जब दो बनते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो ये टोपोआइसोमरेज आके वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, उसको टांग अड़ा देता है वहाँ पे। तो डीएनए रिफ्लिकेट नहीं होता एंड इसी तरह वो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये डीएनए के प्रोसेस को या डीएनए रिप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और सेल को एबनॉर्मली डिवाइड होने से बचाता है। आपको एक और ड्रग बताया गया है जिसका नाम है इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है, बड़ा मुश्किल नाम है। इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन के नाम से एक ड्रग आता है और ये भी एक प्लांट के रूट से लेता है, जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं कि एक कैंसर ड्रग है और ये भी एस फेज़ में ही जाके इंटरफेयर करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है कैंसर के लिए, तो वो एंटीबायोटिक होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक में हम ये यूज़ करते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स, ठीक है। एंथ्रासाइक्लिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। एंथ्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन से एंटीबायोटिक है, किसके लिए यूज़ करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि एंथ्रासाइक्लिन जो है कहाँ से आते हैं, कहाँ से हम लेते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से हम एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो है ये लेते हैं, पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है, नॉट ओनली ब्लॉक डीएनए सिंथेसिस,
ये सिर्फ डीएनए को ही नहीं ब्लॉक करता, दे डिमेज डीएनए ड्यूरिंग ऑल फेज ऑफ द सेल, लेकिन वो डीएनए को डिमेज भी करते हैं। मतलब जितने भी सेल के फेजेस होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ डीएनए को ब्लॉक करना नहीं है कि डीएनए के प्रोडक्शन को आप बंद कर दो, डीएनए को डिमेज भी करता है, ठीक है, इंट्रासाइक्लिन्स जो है। तो ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसके दो फंक्शन, डीएनए को ब्लॉक करना, साथ साथ डीएनए को डिमेज भी करना है। दे आर टू टॉक्सिक फॉर द यूज़ ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप ये यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब आपके बॉडी को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपको, मतलब जो आम तौर पर कोई ज़ख़म वगैरह लग जाते हैं, तो फिर आप उसमें ये नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये हम सिर्फ कैंसरस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स है, जैसे कि डानोरोबिसिन है, डॉक्सोरोबिसिन है, ठीक है, एड्रीमाइसिन के नाम से आते हैं, एपिरिबिसिन है, जो कि एज अ एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दूसरा एंटीबायोटिक हमारे पास है जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है बेलोमाइसिन। बेलोमाइसिन जो है इट इज़ अ ग्लूकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, ये भी याद होना चाहिए, ग्लूकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, और ये भी बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो है वो प्रोड्यूस होता है, जैसा कि इंट्रासाइक्लिन था, ठीक है। और ये भी वही काम करता है कि डीएनए के प्रोडक्शन को भी बंद कर देता है और साथ साथ डीएनए को भी डैमेज करता है, और स्पेशली ये जो G2 फेज़ होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब जो इंट्रासाइक्लिन था वो इस फेज़ में एक्टिव था, और जो G2 फेज़ में ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये यहाँ पे आके डीएनए को जो है वो डैमेज भी करता है। मतलब अगर इस फेज़ से निकल के कोई डीएनए बाई चांस आ गया G2 फेज़ तक, तो वहाँ पे बेलोमाइसिन मौजूद होगा, और बेलोमाइसिन क्या करेगा कि उसी डीएनए को जो है ख़त्म करेगा। नेक्स्ट क्लास इज़ हार्मोन्स, और हार्मोन्स की वजह से भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर्स प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स की रिलीज़ जब ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, एबनॉर्मल जब रिलीज़ होते हैं तो कैंसर डेवलप होते हैं, तो फिर हम उसको उसी हार्मोनल थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बताया गया है। सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम एक ड्रग यूज़ करते हैं जिसको हम प्रेडनिसोन कहते हैं, और ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कि commonly used in the combination with other agents in the treatment of leukemias and lymphomas। ल्यूकीमिया जो ब्लड के डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जो ब्लड के कैंसर होते हैं, उनमें हम ये यूज़ करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ये बाकी एजेंट्स और भी एजेंट्स होते हैं और भी ड्रग्स होते हैं, उनके साथ मिलके हम ये देते हैं किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ल्यूकीमिया और लिम्फोमा मैंने आपको पहले इस चैप्टर में बताया है कि क्या चीज़ है। एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट जो है, इसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, टैमोक्सिफेन नॉल्वेंडिक्स कहते हैं। ये क्या है कि एज एन एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपने पढ़ा होगा, फीमेल हार्मोन्स है, ठीक है, तो इसके जो एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोजन मतलब जब ज़्यादा रिलीज़ होता है, कोई नॉर्मेलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से फ़ीमेल को क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो उसके जवाब में हम क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट बनाते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ब्लॉक करने वाली कोई भी चीज़, ठीक है। तो जब हम एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट बनाते हैं और देते हैं पेशेंट को, तो वो एस्ट्रोजन जो कि एबनॉर्मली रिलीज़ होता है जाके उस चीज़ को बंद कर देता है और ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो ट्रीट करने लग जाता है। एंड्रोजन एंटागोनिस्ट जो है, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल में रिलीज़ होता है, ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, इसमें दो किस्म के ड्रग्स आते हैं, फ्लूटामाइड एंड यूलेक्सिन जो है, दो किस्म के एंड्रोजन एंटागोनिस्ट है जो कि जाके एंड्रोजन के रिलीज़ को बंद कर देते हैं। और मेल में जो स्पेशल किस्म का जो कैंसर है जो कि बहुत कॉमन है, जिसको हम प्रोस्टेट कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है, तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में हम एंड्रोजन एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, उसके लिए हम एनालॉग बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग है, ल्यूप्रोलाइड है, गोजरेलाइन है, ठीक है, और ये क्या होता है कि ये भी प्रोस्टेट कैंसर में ही काम करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। एरोमेटेज इनहिबिटर है। एरोमेटेज इज़ एन एंजाइम इम्पॉर्टेंट इन एस्ट्रोजन फॉर्मेशन।
मतलब एरोमेटेज जो है एक किस्म का एंजाइम है जो आम तौर पर एक नॉर्मल बॉडी में एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन करता है, उसको प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन को। ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो होते हैं उनमें काम करते हैं, क्योंकि ये जाके इनहिबिटर है ना, बंद करने वाली चीज़ें, तो ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बंद करवा देगा। जब बंद करेगा तो ब्रेस्ट कैंसर जो हुआ है, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स आते हैं, एनास्ट्रोजोल है, एरेमेडेक्स है, ठीक है, लेट्रोजोल है और फेमरा। इसके अलावा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मॉडिफायर इंटरफेरॉन्स, ये क्या है? दे आर नेचुरली अकरिंग एंडोजेनस ग्लाइकोप्रोटीन विद एंटीवायरल एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी। ये हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरली प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी ख़ुद से पैदा करती है और इसमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये एंटीवायरल कैपेसिटी इसमें होती है कि वायरस आया उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे, या फिर कोई कैंसर है उसके ख़िलाफ़ भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है। और फिर हम अगर ये किसी बॉडी में मौजूद नहीं है तो हम इसके एनालॉग्स बनाते हैं, मतलब इसके कॉपीज़ बना के बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। जब ये हम देंगे बॉडी में, जो एंटी न्यूप्लास्टिक वाली एक्टिविटी है वो करवाएंगे, मतलब कैंसर के ख़िलाफ़ काम करेंगे, ठीक है। इंटरफेरॉन ए इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। और इंटरफेरॉन ए जो है ये स्पेशली मुख्तलिफ़ किस्म के ल्यूकीमियाज और लिम्फोमा जो कि ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉडिफायर और वो चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, वो आपको बताए गए हैं। एलएमट्रुजुमाब, ठीक है, बेविसिजुमाब, सिट्रुजुमाब, गेमट्रुजुमाब, ये जुमाब वाले जितनी भी ड्रग्स है ये बायोलॉजिकल रिस्पांस को मॉडिफाई करवाने वाले ड्रग्स है। ट्रांस्टुजुमाब आता है, ट्रांस्टुजुमाब, ये बड़ा मुश्किल नाम है। तो ये क्या काम करते हैं कि ये दैट बाइंड्स टू HER2। HER का मतलब है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर है, ठीक है। उसके साथ ये जाके बाइंड हो जाता है और जितने भी कैंसरस ग्रोथ होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं जी, ठीक है, जो कि ग्रोथ करते हैं वेट टाइम, ठीक है, तो उसको ये किल करते हैं, जो ट्रांस्टुजुमाब है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर में भी काम करते हैं। किसी ड्रग्स के या किसी ट्रीटमेंट के बाद भी कोई चीज़ फैल रहा है, कोई कैंसर फैल रहा है, तो इसके लिए हम ये ट्रांस्टुजुमाब देते हैं। और बेविसिजुमाब जो है ये क्या काम करते हैं? एवस्टीन के नाम से आते हैं। बाइंड्स टू वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये ब्लड वेसल के साथ जाके जो है वो बाइंड हो जाते हैं। मतलब अगर कोई ब्लड वेसल है और वो एबनॉर्मली ग्रो करता है ट्यूमर की वजह से, ठीक है, उसमें कोई ट्यूमर आया है और वो ब्लड वेसल को जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये आगे जाके उसके साथ बाइंड हो जाता है और उस ट्यूमर को ख़त्म करने की कोशिश करता है, ब्लड वेसल को नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है। अब कुछ कीमोथेरेपीज़ पे आते हैं जो कि ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो ये क्या है? सिस्टमिक थेरेपी गिवन टू पेशेंट विद नो एविडेंस ऑफ कैंसर आफ्टर सर्जरी इज कॉल्ड एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या है कि कोई कैंसर का पेशेंट है, उसका आपने सर्जरी की और ट्रीटमेंट किया, ठीक है, उसके बाद हम ये कीमोथेरेपी देते हैं, मतलब ड्रग्स देते हैं, ताकि बाद में अगर कोई सेल रह गया है या कोई भी कैंसरस सेल अभी भी बॉडी के अंदर मौजूद है तो उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। दूसरा है हमारे पास न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, और ये हम बिफ़ोर सर्जरी देते हैं। मतलब ये एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हम सर्जरी होने से पहले देते हैं, और ये क्या करते हैं कि जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं, उनको श्रिंक करते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह पे लेके आते हैं, उनकी शेप को ख़राब कर देते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सर्जरी को हम, मतलब ज़्यादा बड़ी सर्जरी ना हो, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, तो इसलिए हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी करवाते हैं ताकि जो भी ट्यूमर्स होंगे वो श्रिंक हो और ज़्यादा फैले ना, और आसानी के साथ हम उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। नंबर थर्ड इज़ रेस्क्यू थेरेपी। रेस्क्यू थेरेपी क्या है? इज़ एनी एजेंट दैट प्रिवेंट और लेसन द टॉक्सिसिटी ऑफ कैंसर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। मतलब हम ड्रग्स लेते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, या सर्जरी के बाद, तो मेडिसिन्स होते हैं उनमें भी टॉक्सिसिटी होती है, अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है।
तो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी को या जो उसकी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स है उसको कम करने के लिए जो थेरेपी लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेस्क्यू थेरेपी। रेस्क्यू थेरेपी हम ड्रग्स की टॉक्सिसिटी या उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए लेते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ऑल एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें भी तो नहीं है इतनी, लेकिन ड्रग्स के नाम, उसके क्लासेस और स्पेशली हर क्लास में से 2 या 3 ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए। एंड ऑल अबाउट द कैंसर के लिम्फोमा क्या है, ल्यूकीमिया क्या है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।